नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता। ये रुक करते हैं 18 नाउ स्वदेश की खबरों का और सबसे पहले गो फर्स्ट की बात करते हैं। गो फर्स्ट ने 12 मई तक अपनी फ्लाइट्स रद्द कर दी है। कंपनी ने यात्रियों को इस सिलसिले में अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कहा है कि ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते ये फैसला लिया गया है। अब उन रूट्स पर हवाई किराए बढ़ाए गए हैं जहां पर गो फर्स्ट उड़ान भरती थी। आगे बढ़ेंगे। हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल के बाद आम आदमी पार्टी अब पत्रकारों को टारगेट करने में जुट गई है। नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को पंजाब पुलिस ने लुधियाना में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद भावना को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उधर इस गिरफ्तारी को राष्ट्रीय महिला आयोग समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने बदले की भावना करार दिया है। नवभारत की रिपोर्टर पर गलत तरीके से SC/ST एक्ट का झूठा आरोप लगाया गया। भावना किशोर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम कवर करने गई थी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अमित गौतम के पास। अमित, जानना चाहेंगे, अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? भावना से कोई बात हो पाई, कोई संपर्क हो पाया है? केजरीवाल की मंशा अब समझ में आती है कि वो बार बार क्यों कहते थे कि दिल्ली की पुलिस उनके अधीन हो जाए। उनको दिल्ली पुलिस की जरूरत है, क्योंकि उनका मंशा ये थी कि अगर कोई सच दिखाता है और उनके खिलाफ बोलता है तो वो कानून का दुरुपयोग करके, अपने सत्ता का दुरुपयोग करके उसको झूठे केस में फंसा दें। और यही उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत की जाबाज रिपोर्टर भावना किशोर के साथ किया। दरअसल टाइम्स नाउ नवभारत लगातार ऑपरेशन शीश महल दिखा रहा है। एक के बाद एक नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उसके डर से, हालांकि कोशिश लगातार उनकी काफी दिनों से थी। दिल्ली के अंदर भी उन्होंने कोशिश की, हिमांशु तिवारी को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बदला लेना नहीं छोड़ा। वो जिस तरीके से उन्होंने लुधियाना में इवेंट किया और वहां पर टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर जब रिपोर्टिंग कवर करने गई तो उनको झूठे केस में फंसा के SC/ST एक्ट लगाकर उन पर कानूनी कार्रवाई की, वो भी गलत तरीके से, फर्जी FIR लगाकर। आपको बता दें कि ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जब वो भावना किशोर को गिरफ्तार किया वहां पर पुलिस कांस्टेबल क्यों नहीं थी, महिला? क्योंकि जब किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो महिला कर्मचारी, पुलिसकर्मी या फिर महिला कांस्टेबल का होना अनिवार्य है। जिस अधिकारी ने उनको गिरफ्तार करके ले गए तो उस पर नेम प्लेट भी नहीं थी, यानी कि अपनी पहचान छुपाई गई थी। इस पूरे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ये पूरा वेल स्क्रिप्टेड था और पूरी सोची समझी साजिश थी। आपको बता दें कि आज अब की स्थिति है कि भावना किशोर, हमारी टाइम्स नाउ नवभारत की जो रिपोर्टर है, उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन सवाल तब भी उठ रहा था और टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर लगातार सवाल पूछते रहेंगे, डरेंगे नहीं, निडर रहेंगे और डटे रहेंगे। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, गोफर्स की बात करेंगे तो गोफर्स के संकट के चलते पायलट्स में नौकरी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है और एयर इंडिया ने पायलट्स की भर्ती तेज कर दी है। एयर इंडिया ने देश के कई शहरों में वॉक इन इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं और इस सिलसिले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। सुमित, जानना चाहेंगे, एक बड़ा मौका फिलहाल मिला है पायलट्स को भी और एयर इंडिया के लिए भी, क्योंकि उनके जो पायलट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ऐसे में कितना अच्छा मौका है उन पायलट्स के लिए जिनकी नौकरी जाने की आशंका बरकरार है गो फर्स्ट की मुश्किलों की वजह से? गो फर्स्ट की उड़ानें रद्द होने के बाद टिकटों में बढ़ोतरी हुई है, टिकटों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। नॉन मेट्रो रूट पर ये टिकटें लगभग कह सकते हैं 25% तक बढ़ी हैं। जो टूरिस्ट इलाके हैं उनमें मेट्रो रूट पर 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। ये सब पिछले 3-4 दिनों में हुआ है, जब गो फर्स्ट ने कहा कि वो आगे अपनी बुकिंग नहीं करेगी 15 मई तक और जो अभी उड़ानें हैं वो रद्द रखेंगी 12 मई तक। ये बढ़ोतरी स्वाभाविक थी, नेचुरल थी कि होना ही था। हालांकि उसके बाद ये था कि क्या पता गो फर्स्ट के कुछ सोल्यूशन निकल आए, पर सोल्यूशन नहीं निकल रहा है और अंत में खामियाजा ग्राहकों को ही भुगतना पड़ेगा। दूसरी ओर एयर इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि एयर इंडिया काफ़ी पायलट्स गए हैं गो फर्स्ट में से जो एयर इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसकी वजह से एयर इंडिया की आज भर्ती होनी थी, कल भर्ती होनी थी मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में, वो भर्तियों की डेट जो है आगे बढ़ा दी गई है।
एयर इंडिया चाहता है गो फर्स्ट के और पायलट आएँ और उसके अप्लाई करें, क्योंकि उसके यहाँ भी एक जो मुद्दा चल रहा है वो ये कि जो उसके पायलट्स हैं वो भी संतुष्ट नहीं हैं। सो गो एयर इंडिया को इससे फ़ायदा होगा कि गो फर्स्ट के और पायलट्स आएँ और उसके यहाँ अप्लाई करें जॉब्स के लिए, और जिसका फ़ायदा गो फर्स्ट उठाएगी और पायलट भर्ती करने में। पर खामियाजा अंत में ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि एयरफेयर्स काफ़ी हाई हो गए हैं। शुक्रिया सुमित। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। जैसे जैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव का दिन करीब आता जा रहा है, वहां चुनाव प्रचार तीखा होता जा रहा है और दिग्गजों की आवाजाही बढ़ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक में प्रचार का दूसरा दिन रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। ये रोड शो 8 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा। रोड शो के दौरान एक शख्स बजरंग बली के वेश में नजर आया। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी और मोदी मोदी के नारे लगे। इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बादामी में जनसभा को संबोधित किया। आइए सुनते हैं चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप सच्चे दिल से बताइए, कर्नाटका को नंबर 1 कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? आपका एक वोट बना सकता है। जो बीजेपी को आप वोट देंगे ना, वो कर्नाटका को नंबर 1 बनाएगा। भाइयों बहनों, हम तो कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए लेकर के आए हैं काम, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, गाली ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली। कांग्रेस की इस कूटनीति से पूरा कर्नाटका नाराज है और इसलिए कोने से आवाज आ रही है। और कर्नाटक चुनाव में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही बड़ी पार्टियां स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी का दांव खेल रही हैं। क्या है ये पूरा वाकया, बता रही हैं हमारी सहयोगी सुमिता करीर। कर्नाटका में इलेक्शंस में 10th को है और उससे पहले पार्टी मैनिफेस्टोज कांग्रेस और बीजेपी के देख के लग रहा है कि वो काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को वू करने के लिए। तो क्या है बीजेपी के मैनिफेस्टो में? सबसे पहले उन्होंने एक 5,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स एलोकेशन करने का प्रॉमिस किया है अगर वो पावर में आए, फॉर सनराइज सेक्टर्स जैसे पेट्रोकेमिकल्स हो गया, ईवी हो गया, फूड टेक हो गया। उसके बाद उनका ये भी प्लान है कि वो कर्नाटका को एक ईवी हब में ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसको एक पूरा इकोसिस्टम वैसा बनाना चाहते हैं ईवीज का। इनफैक्ट उनका ये भी प्लान है कि वो एक ईवी सिटी डेवलप करेंगे बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में। और उनका प्लान सिर्फ ईवीज के लिए नहीं है, उनका प्लान है एक एग्रीटेक फंड को भी सेटअप करने का जो होगा 30,000 करोड़ रुपीस का, क्योंकि काफ़ी ग्रोथ हुई है एग्रीटेक में। अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस का जो प्लान है वो है 10 करोड़ पर कंस्टिट्यूएंसी को एलोकेट करना, स्टार्टअप सब्सिडी देना 25 लाख तक। इनफैक्ट उनका ये भी प्लान है कि 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, फिनटेक सेंटर्स के लिए, टेक सेंटर्स के लिए, हब्स के लिए, इनोवेशन हब्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स को वो रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, बिकॉज गिग वर्कर्स पूरा स्टार्टअप इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाना चाहते हैं जिसमें वो एलोकेट करेंगे 3,000 करोड़ ऑफ सीड मनी। एथर, हीरो और टीवीएस जैसी कंपनियां ग्राहकों को ऑफ बोर्ड चार्जर की कीमत वापस करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। कंपनियों ने भारी उद्योग मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है कि वो ग्राहकों को ये राशि लौटाने के लिए तैयार हैं। रिम्बर्समेंट की कुल राशि 288 करोड़ रुपए है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी सुमिता।
इंडिया के टॉप 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर्स जैसे एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर अपने कस्टमर्स को रीइंबर्स करेंगे 288 करोड़ रुपीस, क्योंकि उन कस्टमर्स को बिल किया गया था सेपरेटली चार्जर्स के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अगर हम डेटा देखें तो एथर जो है वो रिफंड करेगा 140 करोड़ रुपीस, उसके अलावा ओला रिफंड करेगा 130 करोड़ रुपीस, टीवीएस रीइंबर्स करेगा 15.61 करोड़ रुपीस और हीरो मोटोकॉर्प 2 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा रीइंबर्स करेगा जिन कस्टमर्स ने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे थे, क्योंकि इनको जैसा मैंने बोला अलग अलग चार्ज किया गया था चार्जर्स के लिए अलग से, जबकि उसकी जो प्राइस होनी थी वो इंक्लूडेड होनी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, क्योंकि अगर इनको गवर्नमेंट की फेम 2 स्कीम की सब्सिडी को अवेल करना था तो लॉज के अकॉर्डिंग। अब ये रिफंड इन कंपनीज को अलाउ करेगा जैसे ओला, एथर, टीवीएस और हीरो, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट सब्सिडीज को ये जो इंसेंटिव्स चल रहा है फेम 2 के लिए उसको कंटिन्यू करना, क्योंकि वो डिले हो रहे थे ओवर 2 मंथ्स से। और काफ़ी बातें भी चली है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के बीच में और ईवी प्लेयर्स के बीच में, और प्रोब भी चली इस बीच की कुछ कंपनीज़ ने चार्जर्स को अलग से बिल किया है और वो कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं था ईवीज़ की। तो अब जो है ये मैटर रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है और अब ये जो कंपनीज़ हैं ये गवर्नमेंट की फेम फेज़ 2 की जो सब्सिडी है उसको एक बार फिर से अवेल कर लेंगे। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर सेबी सख्ती की तैयारी में है। सेबी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रोकर से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कम करने को कह सकती है। इस पर और डिटेल्स जानते हैं अपनी सहयोगी कविता थपलियाल से। कविता, जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी सेबी कर रही है? बिल्कुल, यहाँ पर सेबी का जो शिकंजा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनका हमने पैंडेमिक के दौरान बहुत ही दबदबा बढ़ता हुआ देखा, खासतौर से रिटेल निवेशकों के लिहाज से अगर हम समझें तो वो इस तरह की छोला छाप और फेक सलाहों को जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दिया करते हैं उसको मानकर बहुत ऐसे केसेस आए हैं पिछले दिनों जहाँ पर वो दिवालिया हुए हैं। मेहनत की गाड़ी कमाई जो लोगों की थी वो गवा बैठे हैं छोला छाप सलाह लेकर। तो इसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए सेबी एक बार फिर से आगे आता हुआ दिखाई दिया है और हो सकता है बहुत जल्द म्यूचुअल फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स और ब्रोकर्स खासतौर से जो इस तरह की फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ावा देने के कारोबार में हैं, जो रजिस्टर्ड हैं सेबी के तहत, उनको एक गाइडलाइन दे जहां पर एक लिमिटेड इस्तेमाल पर ही जो है फैसला लिया जा सकता है। लिमिटेड इस्तेमाल किसका? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं क्योंकि अब म्यूचुअल फंड हाउसेस को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी रीच बढ़ानी है, उन्हें अपना धंधा बढ़ाना है और इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की रीच गांव कस्बों तक में है, क्योंकि लाइफ हम सबकी डिजिटल हो चुकी है, हम बस एक रील देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम पैसे कमाने का पूरा ज्ञान सीख लेते हैं उनसे। तो इसी का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रोकर्स स्टॉक्स बेचने के लिए, म्यूचुअल फंड्स बेचने के लिए करते थे। तो अब इस इस्तेमाल पर लिमिटेशन लग जाएगी, कैपिंग लग जाएगी। हमने देखा कि सेबी ने लगातार एक के बाद एक करके गाइडलाइंस भी निकाली हैं, जहां पर रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की बात हो या रिसर्च एनालिस्टों की बात हो, उनको अपने प्रसार प्रचार में किस तरह की बातें करनी है, किस तरह तथ्यों को रखना है, इसका एक खाका सेबी ने अपने गाइडलाइंस के रूप में दिया। अब यहाँ पर बारी आती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी पिछले साल एंड में सेबी ने एक लेटर निकाला था जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेस को दिया गया था कि सेलिब्रिटी स्टेटस वाले जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे उनको किराना जो है वो करना है। अब उसमें भी 10 लाख से ज़्यादा जिनकी फॉलोइंग है उनको उनका इस्तेमाल नहीं करना है एडवर्टाइजिंग में और मार्केटिंग में। अब बहुत कयास ये लगाए जा रहे हैं और ये खबर एक सोर्सेज बेस्ड की खबर है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार ईटी नौ स्वदेश जो है आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई संभालने में हमेशा अग्रसर रहा है, हमेशा आगे रहा है और इसी कवायद को आगे ले जाते हुए एक बार फिर से यही खबर समझ में आ रही है कि बहुत जल्द हो सकता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिमिटेड इस्तेमाल को लेकर सेबी एक दिशा निर्देश म्यूचुअल फंड हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रोकर्स के लिए लेकर आए। शुक्रिया कविता। आगे बढ़ेंगे। गर्मी के मौसम में ट्रेन टिकट की मांग आसमान छू चुकी है और फ्लाइट किराया महंगा होने से भी अब ट्रेन रिजर्वेशन में ज्यादा डिमांड है। यात्रियों को ज्यादा दिक्कत ना हो इसलिए भारतीय रेलवे ने पूरे देश में 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेनें मुंबई और अहमदाबाद स्टेशन में आने वाले डिवीजन वेस्टर्न रेलवे के द्वारा चलाई गई हैं। इसी मुद्दे पर वेस्टर्न रेलवे के CPRO से बात की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है वेस्टर्न रेलवे की
चीफ पीआरओ सुमित ठाकुर। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये समझना चाहते हैं, जो अभी पीक सीजन चल रही है, गर्मी की पीक सीजन चल रही है, जिसमें वेस्टर्न रेलवे से स्पेशली मुंबई से किस तरह की डिमांड है, क्या कितनी अतिरिक्त जो है ट्रेनें शुरू की गई है और ओवरऑल सिनेरियो कैसा है? नहीं, अभी तो जो समर सीजन को देखते हुए हमने बिल्कुल तैयारी करके रखी है। रश डेफिनेटली ज्यादा है, तो इस रश को कैटर करने के लिए हमने विशेष स्पेशल गाड़ियां चलाई है और अभी तक हमने 68 ट्रेन जिसकी 1500 से ज्यादा ट्रिप्स हो चुकी है वो वेस्टर्न रेलवे से चलाई है। और स्टेशन पे भी जो क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड प्रबंधन के लिए हमने विशेष इंतजाम किए हैं। सर, 1500 जो अतिरिक्त आपने गाड़ियां चलाई है, मतलब टू एंड फ्रो ट्रिप चलाई है, तो इसमें कौन से एरियाज है, कौन से डेस्टिनेशन है वो ज्यादा केटर की है, जहां पर आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा डिमांड है, काफी ज्यादा लोग जाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए हमने जो गाड़ियां चलाई है वो तो वेस्टर्न रेलवे के विभिन्न हिस्सों से चलाई है, मुंबई हो, सूरत हो, उदना, अहमदाबाद, और मोस्टली उसमें एक मेजर चंक हमारा नॉर्थ बाउंड ट्रेन है जो कि नॉर्थ बाउंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। इसके अलावा हमने साउथ की तरफ और वेस्टर्न और जो आपके साउथ वेस्टर्न पार्ट है उसमें भी ट्रेन चलाई है। यानी पूरे देश भर में डिमांड है और वहां पर आप अतिरिक्त फेरे चलाए। तो आपने तैयारियों की बात की और वेस्टर्न रेलवे से हमेशा कहा जाता है कि जब मॉनसून आता है मुंबई में तो लोकल ट्रेनें काफी ज्यादा प्रभावित होती है। तो इस बार क्या उस फ्रंट पे भी आप तैयारी कर रहे हैं और किस तरह की तैयारी है, एडवांस प्रिपरेशन है? क्योंकि मई के महीने में हैं हम और जून में मॉनसून आ जाता है और मुंबई लोकल जो है वो एक तरह से मुंबई का दिल है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, मुंबई लोकल मुंबई की लाइफलाइन है। इस लाइफलाइन को मानसून में भी हमें कंटिन्यूअसली रन करना, यही हमारी कोशिश है और इसमें हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि हमने हमारे कुछ स्पॉट्स जो कि हमेशा ये क्रॉनिकली फ्लडिंग स्पॉट्स रहते थे उनको हमने आइडेंटिफाई किया और वहां के क्या समस्या को कैसे सुलझाया जा सके, लोकेशन स्पेसिफिक क्या सॉल्यूशन होगा उसको हमने आइडेंटिफाई किया। उसी दिशा में हमने कार्य करते हुए जो छोटे पाइप्स होते हैं जिसको जैसे हम लोग टनलिंग करते हैं, उसी का एक स्मॉल वर्जन है माइक्रो टनलिंग, उसके थ्रू पाइप्स डाले हैं जगह जगह पर। ऐसा हमने जैसे बांद्रा में, नाला सोपारा, वसई, विराट, गोरेगांव, मलारी एरियाज में किया है। हमारे अभी रिसेंटली हमने एक वसई में कमीशन किया, उसने कुछ दिन पहले गोरेगांव के बीच कमीशन किया था। बाकी 2 और हम अभी बिफोर मॉनसून कमीशन कर लेंगे। इसके अलावा जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी को यूज करके जो हमारे फ्लड जो चोक पॉइंट्स है उसको आइडेंटिफाई करना, यार्ड्स में ड्रेनेज को इम्प्रूव करना, पंप्स लगाना और जो रिस्पेक्टिव म्यूनिसिपल बॉडीज होती है, बीबीसीएमसी हो, एमसीजीएम हो, एमबीएमसी, जो कि वेस्टर्न रेलवे के एरिया को टच करती है, उससे भी हम लोग कंटिन्यूसली टच में मीटिंग्स कर रहे हैं और जो भी कॉमन पॉइंट्स है उसको वीड आउट कर रहे हैं। तो होपफुली हम लोग इस मानसून में टू रन इस सर्विसेज विदाउट एनी डिसरप्शन। और एक और मैं बताऊं, जो हमने स्टडी किया है कि हमारी जो कैपेसिटी है पिछले कुछ दिनों में, जो एक कितने mm बारिश पर घंटे हो तो ट्रेन चलती रहेगी, जो पिछले 3-4 साल पहले 25 mm थी, अब हमने उसको बढ़ा के 70 mm तक कर लिया है। मतलब अगर आप 70 mm भी घंटे में बारिश होती है तो हमारी ट्रेन रेगुलर चलती रहेगी। तो ये बड़ी अचीवमेंट है और होपफुली इस बार डिसरप्शन ज्यादा नहीं होगा और मुंबईकर्स की लाइफ लाइन कंटिन्यूसली चलती रहेगी। यानी सर, आप भरोसा दिला रहे हैं कि जो वाटर लॉगिंग की वजह से डिस्ट्रप्शन होता था वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो तैयारियां हैं वो काफी ज्यादा एडवांस स्टेज पे है, जिसमें आपने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। तो इस बार ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और राहत मिलेगी मुंबईकर्स को। बिल्कुल बिल्कुल राहत मिलेगी और हम लोग इस पे कंटिन्यूसली वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी इनपुट दी है उसको हमने स्टडी करके, टोपोग्राफी स्टडी करके, कंसल्ट करके, डिफरेंट बॉडीज के थ्रू कंसल्ट करके हमने आइडेंटिफाई किया है और उसका हमें काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। अच्छा, लास्ट ईयर मानसून में भी जो हमने कार्य किए थे हमें बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ड्यूरिंग द मानसून। इस बार हमारी कैपेसिटी और ऑगमेंट की है टू कैटर जो फ्लड या डिस्चार्ज हमारे पास आता है रेनफॉल के समय। तो होपफुली दिस विल, अगर इंटरप्शन होता भी है तो दैट विल बी ऑन वेरी माइनर स्केल एंड ट्रेन्स विल रन स्मूथली। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मणिपुर में हिंसा और तनाव के हालात के चलते वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए इंडिगो ने कोलकाता और इम्फाल के बीच 2 स्पेशल अतिरिक्त फ्लाइट्स का ऐलान किया है। साथ ही इंडिगो ने 4 से 7 मई के बीच इम्फाल से रिशेड्यूल होने वाले और कैंसिलेशन होने वाली फ्लाइट्स का चार्ज माफ करने का भी फैसला किया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास। समीर, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मणिपुर में गंभीर हालात बने हुए हैं, वहां पर बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो वहां से निकलना चाह रहे हैं और उसके लिए अब सरकार भी एक्शन में है।
अगर एयरलाइंस की बात की जाए तो इंडिगो ने पहल करते हुए इंडिगो इस वक्त 6 मई को 2 एडिशनल फ्लाइट ऑपरेट करेगी इम्फाल से कोलकाता के लिए। ये एडिशनल या अतिरिक्त फ्लाइट कोशिश करेगी कि वहां से जो लोग निकलना चाहते हैं वो निकल पाए और उनके लिए कम से कम फ्लाइट सेवा मुहैया हो पाए। और इसके अलावा जो फ्लाइट कैंसिलेशन और फ्लाइट रिस्केड्यूलिंग, जो लोग फ्लाइट को रिस्केड्यूल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर एक ये सुविधा दी गई कि उनको कोई अतिरिक्त शुल्क या चार्जेस नहीं देने होंगे, लेकिन ये होगा 4 मई से 7 मई के बीच में जो फ्लाइट बुकिंग जिनकी होगी वो अगर रिस्केड्यूल करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं तो उनको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे। इंडिगो ने ये ऐलान किया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि और भी एयरलाइंस भी इसमें शामिल होंगी और वो जल्द ही इसका ऐलान करेंगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। इस ऑपरेशन में एक आतंकवादी के मारे जाने की भी खबर है। राजौरी में आज भी आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। वहीं घायल जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जम्मू के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह और जनरल मनोज पांडे राजौरी भी जाएंगे और पुंछ सेक्टर में चल रहे ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता। प्रदीप, जानना चाहेंगे फिलहाल वहां के हालात क्या हैं? ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, कब तक ये ऑपरेशन चलेगा? कितने आतंकी वहां और अभी छुपे हो सकते हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजौरी आए। उनके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और आर्मी कमांडर भी थे। यहां पर आर्मी बेस कैंप में राजौरी में उन्होंने जवानों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने सीनियर कमांडर से सुरक्षा का जायजा लिया। पिछले 24 घंटों में यहां कंडी इलाके में एक ऑपरेशन चल रहा है। कल ये ऑपरेशन 7:30 बजे शुरू हुआ था, जब सुरक्षा बलों को पता चला कि यहां पे कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। जैसे ही सुरक्षा बल जंगल के अंदर दाखिल हुए, आतंकवादियों ने पहले एक धमाका किया, उसके बाद फायरिंग की, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। लेकिन आज उन 5 जवानों का बदला ले लिया गया है। उस आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। दूसरा उसका साथी जो है जख्मी बताया जाता है और उसके लिए इस समय तलाशी जारी है। पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह जायजा लेते हुए आश्वासन दिया कि हर किस्म की सुविधा मुहैया कराई जाएगी और कमांडर्स को निर्देश दिया गया कि एक तो हमारे जो जवान हैं उनकी शहादत को भूला ना जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब हमारे भारतीय फौजी को टारगेट किया गया है तब तब भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मोदी सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने देखा किस तरीके से उड़ी के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी 2016 में, जिसमें आतंकवादी ठिकाने उड़ा दिए गए थे। उसके बाद जब हमने देखा कि पुलवामा बॉम्बिंग होती है जिसमें 40 के करीब सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, उसके बाद हमारी वायुसेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को उड़ा दिया था। इस बार भी लगता है कि भारत कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों ने हैदराबादी बिरयानी का लुत्फ उठाया। बिरयानी खाते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैदराबादी बिरयानी पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध है और कई लोग इसके दीवाने भी हैं। दुनिया भर में इसके दीवाने लोग हैदराबाद आते हैं सिर्फ हैदराबादी बिरयानी खाने के लिए। और अब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों ने भी इसे बड़े शौक से खाया। कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में एक वीडियो साझा की है जिसमें देखा जा सकता है कि टीम के खिलाड़ी बिरयानी खा रहे हैं। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में किंग चार्ल्स की ताजपोशी की गई। किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला की ब्रिटेन की महारानी के तौर पर ताजपोशी हुई। कैमिला अब क्वीन कंसोर्ट से क्वीन बन गई हैं। वेस्टमिंस्टर एबे में यह समारोह 70 साल बाद हुआ है। किंग चार्ल्स ब्रिटेन के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र में ताजपोशी करवाने वाले पहले किंग हैं। ताजपोशी के दौरान दुनिया भर के करीब 2000 मेहमानों ने हिस्सा लिया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चार्ल्स की ताजपोशी में शामिल हुए हैं। इस ताजपोशी ताजपोशी में आपको बता दें 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।